एजुटेरिया बिहार तत्व संग्रह के इस सेशन में हम बिहार के भूगोल के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार मुख्यतः एक मैदानी राज्य है। 96% से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है। गंगा के मैदानी भाग में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। अब कौन कौन से भाग हैं वो, ठीक है। सबसे पहले ये जो है पर्वतीय क्षेत्र, आपका तराई क्षेत्र, मैदानी भाग बीच का, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है पर्वतीय क्षेत्र में? ये सुमेश्वर श्रेणी है सबसे उत्तर में। ठीक है। सबसे इनमें जो है दक्षिण में रामनगर दून और बीच में दून घाटी या हरा नदी की घाटी है। और मैदानी भाग को उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में बांटा गया। गंगा नदी जो कि डिवाइडर है। और वहीं पठारी भाग को 2 भागों में धारवाड़ एवं विंध्य चट्टान के रूप में बांटा गया है। ठीक। अब डिटेल में देखते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है, सबसे नई। इसे कुल क्षेत्रफल लगभग 932 स्क्वायर किलोमीटर है। विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। 3 उपवर्गों में विभाजित है। सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीयक काल यानी टर्शियरी युग में हुआ। यह पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित हैं और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए हैं। यहाँ के राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर है। ठीक। रामनगर दून रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। बेतिया जिले मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पे है। ठीक है। ये कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर, ठीक है, 242 मीटर है इसकी ऊंचाई है। हाँ, हरा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी देखते हैं। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अब मैदानी क्षेत्रों को देखते हैं। ये बिहार का 96% भाग है। ठीक है। निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला गंगा नदी के उत्तर में उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा नदी के उत्तर में है। इसका निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करती है। और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैली हुई है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यहाँ तराई है। फिर उसकी मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है। उसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप जल स्तर भी ऊंचा है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों, ठीक है, का स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, 2 मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में प्रमुख दोआब हैं। ठीक है। ये तीनों के नाम। दक्षिण गंगा मैदान ये गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है। ठीक है। इसका आकार उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल लगभग 1230 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों
जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है: गंगा सोन दोआब, भगत का मैदान, अंक का मैदान। सर जैसा मुझे लग रहा था ये आंकड़े जो है क्षेत्रफल के ये सही नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। आगे पठारी क्षेत्र की बात करते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं: धारवाड़ चट्टानें, ठीक है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में क्षेत्र में है, और वहीं विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास जिलों में हैं। अन्य तथ्य क्या क्या हैं? बिहार उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र है, उन्हें चौर या मन कहा जाता है, ठीक है। मैदानी बाढ़ वाले क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चौर, गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। निर्माण काल भी देख सकते हैं आप। ये विंध्यन और चट्टानें धारवाड़ ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, और ये पर्वतीय क्षेत्र टर्शीरी काल में, और वहीं क्वाटरनरी मैदानी भाग क्वाटरनरी काल में बनता है, ठीक है। धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन इरा, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य प्री कैम्ब्रियन, कैमूर, रोहतास क्षेत्र दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। ये सीमेंट उद्योग के लिए देखिए प्री कैम्ब्रियन में ADCV, ठीक है। आर्कियन धारवाड़, कुडप्पा विंध्यन, ठीक है। गोंडवाना वगैरह थोड़ा मिक्स संक्रमण काल और आगे का काल है। बहरहाल फिर टर्शीरी में प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्र सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन पहाड़ क्षेत्र है, ठीक है। और क्वाटरनरी क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र, हाँ। और प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युगों में होता है। ये अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे देखते हैं जलवायु। किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किन कारकों से प्रभावित होती है? अक्षांशीय स्थिति, हाँ, किस क्षेत्र में स्थित है? बिहार जो है उपोष्ण क्षेत्र में स्थित है, ठीक। उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से दूरी है, समुद्र से दूरी कितनी है? उच्चावच कितनी ऊंचाई है, मतलब समुद्र से ऊंचाई कितनी है उस साइड भी डिसाइड होता है। मानसून का प्रभाव तो वर्षा वगैरह पे इत्यादि पे होगा। हवाएं कैसी, ग्रीष्म हवाएं जो स्थानीय अब वैसे चलती हैं, लू और ये सब सबका भी थोड़ा योगदान रहता है जलवायु को निर्धारित करने में। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने उत्तर दक्षिण समझा ना, गंगा मैदान का उत्तर और दक्षिणी भाग जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। कोपेन का जो अक्सर पूछता है, ठीक है, कोपेन वाला जो है वो ऐसे ही मान लीजिए, तो ये CWG और ये AW, ठीक है। दोनों ड्राई विंटर, और ये क्या है उपोष्ण ड्राई विंटर, और ये उष्ण कटिबंधीय ड्राई विंटर। शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। त्रिवार्था ने उत्तरी बिहार का CAW, त्रिवार्था CAW, और दक्षिण बिहार का AW। वहीं थॉर्नवेट उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, ये ऐसा नहीं करते, ये पूरे भाग को एक मानते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र यानी कि तराई पर्वतीय क्षेत्र को CB-W और शेष बिहार को CA-W से मानते हैं, ठीक। ऋतुओं की बात करें, 3 ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी आती है, तो मार्च से मध्य के समय ऐसा होता है। और यहाँ पश्चिमी और बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गया में सर्वाधिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। मानसून के आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु की बात करें, ये जून मध्य से अक्टूबर के बीच में बिहार में होती है वर्षा ऋतु। मानसून का प्रवेश लगभग मध्य जून में होता है। जुलाई एवं अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक 215 सेंटीमीटर किशनगंज में और सबसे कम जहानाबाद में देखी गई थी।
और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। तो ये वर्षा भी एक रीज़न है और सतत वाहिनी नदियाँ भी हैं तो उत्तरी बिहार में। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी, शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला। गया में सर्वाधिक टेम्परेचर डिफरेंस भी पाया जा रहा है, मतलब सबसे गर्म भी है, सबसे ठंडा भी है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी में 2 हैं और दक्षिणी में जो 1 है उसी को 2 भागों में ऐसे बांट दिए हैं, उपवर्ग हैं वो। ठीक है, 1 2 3A 3B टाइप से, 3B। बहरहाल देखते हैं। ये रहा जोन 1 यहाँ 13 जिले लगभग है। जोन 2 सेकेंड, जोन 3A 3B। ठीक है, जोन 1 की बात करें 13 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। औसत वर्षा 104 से 145। खादर मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, और मुख्य फसल गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। जोन 2 की बात करें 8 जिले, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। औसत वर्षा 120 से 140, थोड़ा ज़्यादा हो रही है। फसलें मुख्य जूट, धान, चाय, मक्का आदि। थोड़ा कैश क्रॉप टाइप ज़्यादा उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, ये एरिया कैश क्रॉप ज़्यादा। वहीं जोन 3A की बात करें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ये जोन 3A है। ठीक है, वेट अ मिनट। यहाँ और जोन 3B में 11 जिले, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नेवादा। यहाँ पे बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलों में गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि हैं। ठीक है, वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर। तो अपवाह तंत्र की बात करते हैं। नदियाँ समृद्ध राज्य है, विस्तृत क्षेत्र है, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, एक हिमालयी नदियाँ और एक पठारी नदियाँ। एक हिमालयी नदियाँ वर्ष भर जल प्रवाह सदा निरा और पठारी नदियाँ वर्षा पर डिपेंडेंट हैं, वर्षा आधारित है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, ये दक्षिण से उत्तर, यहीं से बह रही हैं, यहीं से बह रही हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, ये अनुवर्ती होती हैं। बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, ये छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं पठारी। ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं, ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। ठीक है, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। यहाँ बाढ़ की संभावनाएं कम होती हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती ये हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं। वहीं सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि पठारी नदियों के उदाहरण हैं। ये आप मैप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है गंगा नदी के उत्तर वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, मीची। ठीक है, वहीं ये सारी दक्षिणी हैं, सोन, पुनपुन, निरंजना, फल्गु, मोहना, क्यूल, अजय। ठीक है, अब विभिन्न नदियों के बारे में थोड़ा उद्गम, संगम, मोहना, लंबाई इत्यादि के बारे में देखते हैं, थोड़ा फैक्ट। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, बंगाल की खाड़ी में मिलती है समुद्र से। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा से मिलती है सारण में, 83 किलोमीटर लंबाई है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा से मिलती है सोनपुर में, 260 किलोमीटर बिहार में लंबाई। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, खगड़िया में गंगा से मिलती है, 320 किलोमीटर बिहार में लंबी है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोशी में मिलती है, 394 किलोमीटर लंबी है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोशी में मिलती है।
कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, गंगा कुर्सला से कटिहार में मिलती है, 260 किलोमीटर लंबी। महानंदा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से, गंगा में कहाँ मिलती है? मालदा में है। कर्मनाशा ये विंध्यन पहाड़ी से निकल रही है, अभी दक्षिणी घाट नदियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहाड़ पठारी नदियों में। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा से मिलती है चौसा में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, गंगा से मिलती है दानापुर में। पुनपुन झारखंड यानी पलामू से निकलती है, गंगा से मिलती है फतुहा में। फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार में पुनपुन नदी के साथ मिलती है। एक नदी मोहना भी है, वो भी इनसे मिलती है। अजय जमुई में गंगा से मिलती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। किउल हजारीबाग झारखंड में से निकलती है और गंगा से मिलती है लखीसराय में। वहीं सकरी किउल नदी के साथ जो है, किउल नदी मिलती है पहले और किउल नदी ज़्यादा गंगा मिलती है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है। अब डिटेल में देखते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, ओके, 25 किलोमीटर लंबाई, बिहार में 445। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलने से गंगा नाम रख दिया, ठीक है। ये भी मिले तो गंगा हो गई। और सबसे प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र का आधार है बक्सर ज़िले में, ठीक है। 12 जिलों में बिहार में जाती है, तो बक्सर ज़िले में एंट्री करती है चौसा के समय, फिर कटिहार और भागलपुर की सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक लंबी गंगा की जो है पटना ज़िले में सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी, ठीक है। सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सुन्नी, सोन, पुनपुन ये आदि बिहार में मिलती हैं। कि महानंदा और अजय ये बिहार से बाहर गंगा में वेस्ट बंगाल में मिलती है, ठीक है। बांग्लादेश में ही पद्मा के नाम से जानता है और वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे देखते हैं। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, ठीक है। यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, बहती हुई सारण में जाके गंगा से मिल जाती है। अन्य नाम इसके सरयू हैं मैदानी भाग में, ठीक है। गोगरा करनाली नेपाल, गोगरा है और करनाली नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेदी, सेती आदि हैं। गंडक नदी ये नारायणी मैदानी भागों में जानी जाती है। सप्तगंडकी शालिग्रामी कहा जाता है, पत्थर, शालिग्राम एक पत्थर होता है, उसी की अधिकता कारण नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। इसकी मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय एक गॉर्ज का निर्माण करती है और बिहार में भैंसा लोटन, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण का क्षेत्र है, में प्रवेश करती है। यूपी और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। घाघरा भी गंडक भी दोनों सीमा बनाती है यूपी बिहार की। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि। ये बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक की बात करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय से बहते हुए खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। अन्य नाम में सिकरहना है। सहायक नदियाँ मसान, बालोर, तिऊर, धनौती आदि हैं। बागमती की बात करें, ये नेपाल में निकलती है, महाभारत श्रेणी से हिमालय की, सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। पहले ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी थी, लेकिन अब ये कमला नदी से मिलकर कोशी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इसके तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर है। कोसी नदी की बात करें, नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ होता है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, तुनकोसी इत्यादि हैं। महानंदा नदी की बात करें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी मिलती है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। सहायक नदियों में पैनोर, नागार, बालासर, मीची आदि हैं।
अब कर्मनाशा नदी की बात करें, उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी, ये पठारी क्षेत्र से आ गया है, पठारी नदियों की बात हो रही है। बिहार एवं यूपी की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, इसको अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा की हार। बहरहाल सोन नदी की बात करें, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। ये रोहतास एवं गढ़वा जिले के बीच में, रोहतास बिहार का है, गढ़वा झारखंड है, बिहार के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से जो गंगा के मिलने वाली नदियाँ हैं उसमें कौन है? सोन नदी दूसरी महत्वपूर्ण है। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन? रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज है भी है रोहतास में, बाढ़ सागर बांध मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसी के कारण, इन बांधों के कारण, नहरों के कारण भोजपुर रोहतास का सूक्ष्म मैदानी क्षेत्र चावल उत्पादक क्षेत्र बन गया। चावल को काफ़ी जल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उत्पादन के लिए। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा अधिक है। दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है सोन के बाद। फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलने वाली निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से अंता गया है होते हुए ये बनती है फल्गु नदी। और गया में जो है, यहाँ पे मैं ये भी डाल देना हूँ, फल्गु भी डाल दूँ सहायक नदियों में। पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पे ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना गंगा नदी, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती, गया फल्गु, फतुहा पुनपुन और गंगा नदी। ठीक है, अब बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं देखते हैं। 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। में बाढ़ नियंत्रण क्यों, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। ये कौन सी हैं? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी से। ठीक है, सोन नदी दक्षिण बिहार, बाकी दोनों उत्तरी बिहार से। सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी में किया गया। डेहरी कहाँ है? रोहतास में। ठीक है, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। ये देखिए सोन नदी का प्रवाह है। हाँ, ये बारून के पास ये जलाशय बनाया गया है और एक ये पूर्वी सोन नहर निकाली गई है बांध बना के जलाशय। ये पश्चिमी सोन नहर बनाई गई है। फिर ऐसे सोन नदी का जो बड़ा बचा हिस्सा निकल जाता है और पश्चिमी सोन नहर से कहाँ रोहतास, ठीक है, कैमूर, बक्सर, आरा जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। वहीं पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना जिलों में सिंचाई की व्यवस्था होती है। ठीक है, सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं। एक डेहरी जल विद्युत केंद्र लगभग 6.6 मेगावाट का और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट का स्थापित किए गए हैं। अब गंडक नदी की बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें। ठीक है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, लाभ इसका बिहार, यूपी, नेपाल सबको मिलता है। 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ, 60 में कार्य प्रारंभ हुआ। नेपाल सीमा पर भैंसालोटन पश्चिम चंपारण के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया और फिर जलाशय बना। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये देख रहे हैं, वाल्मीकि नगर बैराज है ये। अब जो है गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर
ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन। ये देखिए यहाँ पे, ये पूर्वी गंडक नहर, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। वहीं पश्चिमी गंडक नगर ये रहा। ठीक है, तिरहुत, त्रिवेणी, इनसे जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये पूर्वी नहर की बात हो रही है। पश्चिमी नहर से जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से यूपी में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। पूर्वी नहर पे 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थित है। इसी प्रकार पश्चिमी नहर पे भी ऐसे विद्युत केंद्र बने हुए हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 1953 में स्थापना की गई थी, 54 में लागू हुई थी। हनुमान नगर बांध बनाया गया है, हनुमान नगर बांध नेपाल में जलाशय बनाया गया है। परियोजना कार्य 1965 में पूरा हुआ है। ठीक है, और ये कोसी नदी का आना है, ये पूर्वी कोसी नहर, ये पश्चिमी कोसी नहर, और ये जलाशय का निर्माण। जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम को नहर निर्माण। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया में सिंचाई होती है। वहीं पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय में सिंचाई हेतु काम आती है। अब बिहार के जल प्रपातों की बात करें। निर्माण कैसे होता है? नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है और यहीं जलप्रपात या झरने का निर्माण होता है। बिहार में जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनकी बात करें, ककोलत जलप्रपात, ये नवादा ज़िले में है। दुर्गावती जलप्रपात, ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, रोहतास ज़िले में है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर, धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी, ये तीनों ही सासाराम यानी रोहतास में है। ठीक है, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तिलहर कुंड कैमूर में है। अब प्रमुख झीलों की बात करते हैं। कांवर झील बेगूसराय, घोगा झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। बिहार की प्रमुख नहरों की बात करते हैं। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये गंडक नदी पे हैं। ठीक है, इनका लाभ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अभी ऊपर देखा था कि पूर्वी गंडक नहर से निकलते हैं। पूर्वी कोसी नदी पर अररिया, सुपौल, पूर्णिया को लाभ मिलता है। पश्चिमी कोसी नदी पे ये भी है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। राजपुर नहर, ये भी कोसी नदी पे है, सहरसा, मधेपुर, बेगूसराय को लाभ मिलता है। पूर्वी सोन नदी पर औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। वहीं पश्चिमी सोन जो है से रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को लाभ मिलता है। अब कुछ गर्म जलकुंडों की बात करते हैं बिहार में। राजगीर में कौन कौन सा स्थित है? ब्रह्मकुंड, ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये प्रमुख जलकुंड हैं। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड। वहीं गया में अग्निकुंड स्थित है। बिहार की मिट्टियों की बात करें, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। इनकी स्टडी को, पढ़ाई को मेटोलॉजी कहते हैं। 5 दिसंबर शायद मिट्टी मृदा दिवस है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने और उसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कारक की मुख्य भूमिका है। मृदा के अत्यंत वही मृदा विज्ञान 5 दिसंबर। मैदानी राज्य है, 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी जो जल से लाई जाती है, वो सारी नदियों द्वारा लाई जाती है, बाढ़ की मिट्टी। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी
इसमें पर्वतपदी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। एक इसको मैं दिखाता हूँ, अगर ये बिहार है मान लीजिए, ठीक है, हल्का सा ये मैं मान ले रहा हूँ गंगा नदी जा रही है, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार। इसका मैं कलर चेंज करके, ठीक है, ये देखिएगा, ये जो है पर्वतपदी मिट्टी आपकी है, ठीक है, और भावर मिट्टी एक तरीके से है ये। फिर ये तराई मिट्टी लगभग ये आपकी जाती है, ठीक, ये चंपारण से किशनगंज तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर एक पट्टी के तौर पे जाती है, ठीक है, और कंकड़नुमा मिट्टी है ये, ठीक है। मैं कलर एक जैसा बना रहा हूँ बहुत सारा और फिर जो है ये पुरानी जलोढ़ है आपकी, ये लगभग ऐसे गई है ये, और ये आपकी नई जलोढ़ है, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ आपकी बांगर मिट्टी है ये, ठीक है, और वहीं खादर मिट्टी है नए अवसाद। दक्षिणी बिहार में बात करें तो टाल मिट्टी, ये जल प्लावित मिट्टी है, ठीक है, ये एकदम सटी हुई है, ये एकदम सटी हुई है गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से से, ठीक है, तो ये जल में डूबी हुई मिट्टी है, ठीक है। इसके अलावा कगारी मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ है, हाँ, ये भी बांगर मिट्टी, ये बक्सर से भागलपुर तक पाई जाती है पुरानी जलोढ़, हाँ। इसके अलावा लाल पीली बलथर मिट्टी ये पाई जाती है, ये इधर आपके मेरे ख्याल से सॉरी विंध्यन नहीं, ये लाल पीली मिट्टी जो आपकी ये धारवाड़ क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बाकी पुरानी जलोढ़ गरुड़ केवाल मिट्टी पाई जाती है इधर, हाँ। बाकी यहाँ पे एक लाल बलुई मिट्टी भी पाई जाती है विंध्यन क्षेत्र में, ठीक है, विंध्यन में लाल बलुई है, यहाँ पे आपकी बलथर मिट्टी है धारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। बाकी पुरानी जलोढ़ या गरुड़ केवाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी भी शायद इसी को बोलते हैं, और टाल मिट्टी जो जल प्रभावित मिट्टी है। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वतपदी मिट्टी या पिडमोंट मिट्टी हिमालय, और क्या, ये मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेस्तर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है, धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कंकड़ और रेत की मात्रा की अधिकता पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी की बात करें, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता, कि पुरानी बाढ़ के लाई गई मिट्टी है ये, पुरानी बाढ़ के बना। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआ और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। ये विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में है। चूना और पोटास की अधिकता होती है यहाँ पे, हाँ। वहीं फास्फोरस और नाइट्रोजन कम पाए जाते हैं। प्रकृति बेसिक या क्षारीय है। धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उपजाऊ। नवीन जलोढ़ प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से निर्माण हो रहा है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में विस्तार है। रंग गहरा भूरा, बालू एवं चीका की प्रधानता होती है, और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अत्यधिक उर्वर होती है। धान, गेहूँ, जूट, मक्का इत्यादि की पैदावार अच्छी होती है अगर सिंचाई ढंग की मिले तो। दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के बीच में दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। वर्षा ऋतु में जल प्रवाहित रहता है। गंगा के दक्षिण तट पे बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। रबी की फसलें अच्छी होती हैं। दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, केउल नदियों के किनारे पर मिट्टी का विस्तार है। उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। पुरानी जलोढ़ की बात करें, करेल केवाल मिट्टी,
ये बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। उर्वरा शक्ति अधिक, जल सोखने की क्षमता अधिक, रंग गहरा भूरा पीला हल्का होता है। ठीक है। प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि है। वहीं लाल पीली या बलथर मिट्टी, ये पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिट्टी का विस्तार है। जमुई, मुंगेर की खड़क पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नेवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है। उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। जल संग्रहण क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व अधिक होते हैं, इस कारण लाल रंग की होती है। प्रकृति अम्लीय होती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है। अन्य बिंदु, ये लाल बलुई मिट्टी जो है, हाँ, कैमूर एवं रोहतास के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें बालू और लैटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज है। तो कुल मिला के चावल उत्तरी गंगा के मैदान में होता है, दक्षिणी की गंगा मैदान में कम होता है। पर आजकल रोहतास में भी होने लगा है, वो जो सोन नदी के नहरें आ गई हैं। वन्य जीव की बात करें, मानसूनी प्रदेश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 2 भागों में बांटा गया है विशेषता के आधार पर, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही, कम उसी डिसाइड हो रहा है। जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन। कहाँ किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में। यहाँ पे साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा 120 से कम, अधिकांश भागों में ऐसे ही हैं। कैमूर, पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका इत्यादि क्षेत्रों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में। ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ, एक्चुअली एक नया बन रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भीमबाध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया, 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य बेगूसराय, 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। साइबेरियाई पक्षी का आश्रय स्थल, रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, रामसर सूची में शामिल है आर्द्रभूमि। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये भी ये है टाइगर रिजर्व बनना है। 1504.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सेकंड टाइगर रिजर्व बन सकता है, ये बन गया है, ऑलमोस्ट। नागी, नकटी, नागी, ये दोनों जमुई में है और दोनों को ही अब रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नालंदा में है, 35 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण, 8.87। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में, 27.27। कुशेश्वर स्थान, दरभंगा, 29 किलोमीटर, साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ैला सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली, 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मैप में देख सकते हैं बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसर स्थल जो कि बेगूसराय में है। ठीक है। वहीं वैशाली में बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। हाँ, भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे देखें तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। नालंदा में राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, नेवादा में रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, जमुई में नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य और नकटी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य, दोनों रामसर स्थल बन गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मुंगेर में भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य है, मैप में देख सकते हैं। ठीक है।
बाकी देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार की। ठीक है, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट जो है ऐसी 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण की बात करते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण देखें, वन आवरण 7532 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 8% है, वृद्धि 151 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वृक्षावरण की बात करें तो भी जो है वृक्षावरण की बात करें तो 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 2.68%, वृद्धि 159 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, झाड़ियों की बात कर रहे हैं 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 0.28% है। ठीक है, कुल बात करें तो 10,292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है कुल। ठीक है, और ये 10.96% है कुल क्षेत्रफल का, और जो वृद्धि देखी गई हमें कुल वो देखने को मिली 310 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आगे बात करें अब जिला वाइज में वन आवरण क्षेत्रफल के सबसे अधिक कैमूर में 1025.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी चंपारण 908.23 वर्ग किलोमीटर, फिर जमुई में 670.84 किलोमीटर। सबसे कम देखा जाए ठीक है तो शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर है, अरवल में 4.02 वर्ग किलोमीटर है, और बक्सर में 6.01 किलोमीटर है वन आवरण। जिलों में अगर प्रतिशत के अनुसार देखें तो पहले वाला क्षेत्रफल तब ये प्रतिशत है। ठीक है, सबसे अधिक कैमूर में ही 30.51% जो है वन आवरण है, और जमुई में जो है 21.65% है, मुंगेर में 21.57% है। सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा में 0.12%, बक्सर में 0.35%, सीवान में 0.42% है। 2021 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले। वृद्धि की बात करें तो भागलपुर में 33.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है, मधुबनी में 25.71 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है, बांका में 19.16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। कमी देखें, कैमूर में 35.35 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, नवादा में 9.76 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, वहीं किशनगंज में 7.56 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। अब बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले अलग अलग श्रेणियों में। बहुत घने वन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है 303.78 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन ये भी पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा है 527.25 स्क्वायर किलोमीटर। खुले वन सबसे ज़्यादा कैमूर में है 499.68 किलोमीटर स्क्वायर। अब तुलना हम कर लेते हैं जो है 19, 21 और 23 की तुलना में। बहुत घने वन, ठीक है, 333 स्टेबल थे 2021 में भी 333 ही। अब जो है क्षेत्रफल 387 दिखना मिल रहा है, ठीक है, लगभग 54 स्क्वायर किलोमीटर का लाभ हुआ। मध्यम रूप से 3250 किलोमीटर स्क्वायर 19 में, 3286 वर्ग किलोमीटर 2021 में, और 2023 में 3284 वर्ग किलोमीटर, 2 किलोमीटर का जो है कमी देखने को मिली। वहीं खुले वन की बात करें 3693 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था 2019 में, 3762 वर्ग किलोमीटर है था 2021 में, वहीं 2023 में कितना है 3861 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल बात करें तो क्षेत्रफल 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर, 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर और 2023 में 7532 वर्ग किलोमीटर है। नोट 10% अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या पश्चिमी चंपारण में कुल 1403 घटनाएं
हुई थी। जमुई में 354, मुंगेर में 233। अब आगे देखें, बिहार में आपदा प्रबंधन। देखिए, बिहार एक मैदानी राज्य है। यहाँ की मुख्य आपदा क्या है? बाढ़ है। इसके अलावा सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बिहार के में 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ठीक है, इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है और 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। ठीक है, उत्तर बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले 13 पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? बिहार की भू आकृति का नीचा होना। ठीक है, वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। हाँ, सूखा की बात करते हैं। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। लगभग 20% क्षेत्र बिहार का सूखे से प्रभावित होता है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, औरंगाबाद, गया, नेवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई, फव्वारा, नहर निर्माण आदि महत्वपूर्ण है। ज़्यादा देखें दक्षिणी बिहार के जिले हैं ये। अब हम बात करेंगे भूकंप की। हिमालय के जो कि करीब है तो भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों भूकंप की संभावना के आधार पे जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग टेबल ये जो है टेबल में देखें तो जोन 5 में अत्यधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 मध्यम प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। जोन 3 निम्न प्रबलता वाले क्षेत्र ये गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर आदि। चक्रवात भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण चक्रवात जैसी आपदा से कभी प्रभावित होता रहता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होना चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं चक्रवात से। इसमें मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार जापान का सेंडाई शहर है। मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 7 प्रमुख आपदा लक्ष्य निर्धारित किए गए। आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। ठीक है।